हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी 12th क्लास की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं इंटीग्रल चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 7.1 में हम कवर करने वाले हैं निरीक्षण विधि मतलब इंसेप्शन मेथड से हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजीली देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका sin 2x। तो हमें ये पता होना चाहिए कि sin 2x एक्चुअल में डिफरेंशिएशन किसका है, किसका डिफरेंशिएशन करने से sin 2x फाइंड होता है। तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x जो होता है वो माइनस के sin 2x होता है, लेकिन हमें क्या लाना है, ओनली क्या लाना है, sin 2x। और एक बात और, ये जो 2x है इसने x की तरह से काम किया, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे हम 2x का, तो क्या आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं माइनस के 2 sin 2x। ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है cos 2x का, लेकिन हमें किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ओनली sin 2x का। तो इस -2 को हम इधर लेकर आ रहे हैं, हम लिख रहे हैं sin 2x इज इक्वल टू d/dx माइनस के 1/2 cos 2x। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि sin 2x किसका डेरिवेटिव है, -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंसेप्शन मेथड या निरीक्षण विधि के अनुसार sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। तो लिख देंगे एंटी डेरिवेटिव या प्रति अपकलज किसका, sin 2x का प्रति अपकलज। तो ये हो जाएगा, इसे हम इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा माइनस के 1/2 cos 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 3x। तो cos 3x कैसे होगा देखेंगे। cos 3x, तो हमें ये पता होना चाहिए कि cos आखिरकार किसका डिफरेंशिएशन करने से आता है, तो sin का डिफरेंशिएशन करने से cos आता है। और आगे जो टर्म है ये 3x, इसे बाद में एडजस्ट करेंगे। तो हम लिखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x जो होता है, ये होता है स्टूडेंट्स cos 3x। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, तो हमें पता है कि जो 3x है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x का, साथ में 3। तो अब हम कह सकते हैं कि cos 3x किसका डेरिवेटिव हुआ, तो cos 3x डेरिवेटिव हुआ स्टूडेंट्स d/dx 1/3 sin 3x का। तो हम देख पा रहे होंगे कि cos 3x किसका डेरिवेटिव है एक्चुअल में, 1/3 sin 3x का। तो हम कह सकते हैं cos 3x का प्रति अवकलज। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 sin 3x। या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू 1/3 sin 3x। साथ में एक कांस्टेंट प्लस c दे देंगे, लेकिन इंसेप्शन मेथड करते समय हम इतना कुछ नहीं, प्लस c नहीं देते हैं कांस्टेंट, केवल इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका e⁻²x। तो हमें पता है e⁻² का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻² ही होता है। तो हम लिख सकते हैं e⁻²x किसका डिफरेंशिएशन है, e⁻²x का, मतलब e⁻²x किसका डेरिवेटिव है, e⁻²x का। लेकिन इस 2x को दोबारा करेंगे इंटू में, तो क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं e⁻²x बराबर d/dx 1/2 e⁻²x। तो हम कह सकते हैं कि e⁻²x किसका डेरिवेटिव है, 1/2 e⁻²x का। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x, या हम कह सकते हैं e⁻²x का प्रति अपकलज, या इंटीग्रल बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 e⁻²x। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ax + v² 2। अब हमें ये पता है कि x⁻n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है nx⁻n-1। तो हमें ये पता है डेरिवेटिव करते समय जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कम होती है, और जो पावर है वो शुरू में आ जाती है। यहाँ पर कितनी पावर है, 2। ये 2 पावर कब रही होगी, जब 3 रही होगी तब 2 आई होगी। तो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ax + v³, इसका जो डेरिवेटिव होगा एक्चुअल में वो होगा 3 × ax + v²।
लेकिन जो ए एक्स प्लस बी है ये एक रैखिक फलन है, इसका इंटू में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का v तो कांस्टेंट है इसका 0 और a कांस्टेंट है x का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a। तो हम कह सकते हैं ए एक्स प्लस वी का होल स्क्वायर, ये जो डेरिवेटिव है ये किसका है, ये है 3a को इधर ले आएंगे इधर की साइड, तो हम लिख देंगे 1/3a ए एक्स प्लस वी का क्यूब। तो हम इजीली समझ पा रहे होंगे कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है 1/3a ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब का। तो हम कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3a इंटू ए एक्स प्लस वी का होल क्यूब। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, sin 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x, इसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देख लेंगे, इसे हम टर्म्स वाइज करेंगे, एक बार इसे निकाल लेते हैं एक बार इसे निकाल लेते हैं। हमें पता है sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है, sin 2x डेरिवेटिव होता है cos 2x का, लेकिन साथ में आता है माइनस का sin 2x। sin 2x में 2x का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि sin 2x इज इक्वल टू होता है बेटा d/dx माइनस के 1/2 cos 2x। इस तरह से हमें पता चला कि sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो कितना है, माइनस के 1/2 cos 2x है। अब देख लेते हैं 4 इंटू ई की पावर 3x किसका है। तो पहले हम केवल इसे देखते हैं कि जो e की पावर 3x है वो किसका है, e की पावर 3x डेरिवेटिव होता है e की पावर 3x का। देखेंगे इसे क्या आएगा, e की पावर 3x आएगा। अब ये जो 3x है 3x का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, इंटू में 3 आएगा। लेकिन एक्चुअल में हमें लाना क्या है, हमें लाना है माइनस का 4। तो सबसे पहले तो e की पावर 3x छोड़िए यहाँ पर, तो e की पावर 3x इज इक्वल टू आ जाएगा d/dx 1/3 e की पावर 3x आ जाएगा। ठीक, अब जो लाना है वो माइनस का 4 लाना है। क्या लाना है, माइनस का 4। तो हमने क्या किया, या फिर हम ओनली 4 ले लें, तो 4 e की पावर 3x इज इक्वल टू d/dx और 4 से दोनों और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 4/3 e की पावर 3x। इस प्रकार हम देख पा रहे होंगे 4 इंटू ई की पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है, 4 इंटू ई की पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव वो क्या है, 4/3 ई की पावर 3x है। तो हम कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस के 4 इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे कितना है, माइनस के 1/2 cos 2x है। फिर ये माइनस लगाएंगे और ये माइनस यहाँ पर भी है, और अब लिखेंगे e की पावर 4 इंटू ई की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, 4/3 ई की पावर 3x। इस प्रकार इंसेप्शन मेथड के क्वेश्चन 5 हमने कवर किए हैं। अगर किसी बात का इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समाकलन का जो बेसिक रूल है। आगे हम कवर करने वाले हैं निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल्स, मतलब समाकलन ज्ञात कीजिए। कैसे करना है ध्यान देंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, इंसेप्शन मेथड हर क्वेश्चन को करने के लिए नहीं है, हर क्वेश्चन इंसेप्शन मेथड से नहीं हो सकता। जो बेसिक क्वेश्चन हैं जिन्हें हम इजीली बता सकते हैं देख करके कि ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, ठीक, तो वे क्वेश्चन इंसेप्शन मेथड से इजीली हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को इंसेप्शन मेथड से या निरीक्षण विधि से नहीं किया जा सकता। इसलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 है ई की पावर, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें पता है, इसे हम चाहों तो इस तरह से लिख सकते हैं, 4 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर लिखेंगे, ई की पावर 3x और इस dx को अंदर ले जा करके लिख लेंगे, प्लस ये 1 है
तो हम लिखेंगे 1 इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कि e की पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो होता है e की पावर 3x। लेकिन अब इस बात को हम ऐसे ध्यान रख लेंगे कि अगर कहीं पर x की जगह कोई रैखिक फलन हो x की टर्म्स में, तो अगर रैखिक है तो हम उसका बटे में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका हो जाएगा या इंटीग्रल का तरीका हो जाएगा। तो ये जो 3x है ये एक रैखिक फलन है या हम कहें लीनियर इक्वेशन है, तो इसका हम बटे में डिफरेंशिएशन करेंगे। 3x का डिफरेंशिएशन आता है 3 प्लस 1 का इंटीग्रल होता है x और प्लस कांस्टेंट देंगे c। इस तरह से बहुत इजीली आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। फ़ायदा क्या होगा, जब ये एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 1, जिसका हम इजीली इंटीग्रल कर सकते हैं। देखिए कैसे, आई लिख लेंगे इसे इंटीग्रल आई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी एक्स। अब आप पहले क्वेश्चन से सीख चुके होंगे कि या तो इस इंटीग्रल को अलग अलग करके करो या एक साथ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख लीजिए एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, पावर 2 है, एक पावर प्लस करनी है और जो प्लस करके पावर बनेगी उसे बटे में लिखना है। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 पहले से है, एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा अपॉन 3। 1 का जो इंटीग्रल होता है वो होता है एक्स और साथ में देंगे एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ध्यान देंगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वे इंटीग्रल में ऐसे ही रह जाती हैं, लेकिन जहाँ वेरिएबल है जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर है तो पावर क्या होगी, एक प्लस होगी। कहने का मतलब है कि अगर x की पावर n है कहीं पर तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। साथ में एक कॉन्स्टेंट c तो देना ही देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं अब किस प्रकार करेंगे हम इसे कवर। ये जो कांस्टेंट है a इसे बाहर लिख लो और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो होगा, देखो पावर 2 है, एक प्लस कर देंगे एक्स क्यूब और बटे में ले आएंगे 3 प्लस यहाँ x की पावर 1 है तो हम इसे लिखेंगे क्या, हम इसे लिखेंगे पावर 2 करके एक्स स्क्वायर और अपन में ले आएंगे 2 और यहाँ पर कांस्टेंट है c। कांस्टेंट का जो इंटीग्रल होता है वो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाता है लेकिन वहाँ पर 1 है तो उसका हो जाएगा x, तो हम इसे लिखेंगे cx। साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट दे देंगे जिसे हम कह देंगे c डैश। इस प्रकार ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसे भी बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये जो 2 है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इस कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर है तो x की पावर में एक प्लस करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा और अपोन में ले आएंगे 3 को प्लस ई की पावर x का ई की पावर x होता है, साथ में डाल देंगे कांस्टेंट c। इस प्रकार क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा i इजिकल टू इंटीग्रल रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। उसे खोल दीजिए, सभी को पता होगा, ये तो 7th क्लास का फॉर्मूला है। तो हम ओपन करने वाले हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, x होता है, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, साथ में dx आएगा। अब देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, चाहो तो इस इंटीग्रल को अलग अलग बांट लो या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम ऐसे ही रहने देते हैं, x आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 बचेगा यहाँ पर, साथ में dx। अब हमें ये बात पता है कि x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है। देखिए x की पावर 1 है तो 1 प्लस करना है और जो पावर बनेगी उसे अपोन में ले आना है, तो पावर 2 बनेगी और 2 अपोन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब 1 अपॉन एक्स जो है ये बेसिक इंटीग्रल है। 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं log x माइनस ये 2 है। अब 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है लेकिन साथ में 1 पड़ा होगा तो 1 का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, x होता है। तो हम लिख सकते हैं
2x, साथ में एक कांस्टेंट देंगे c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या अप्रोच रहने वाली है इस क्वेश्चन को करने के लिए? देखिए अभी तक हमने डिवाइड वाला रूल नहीं पढ़ा है ना, डिवाइड वाला कोई रूल है नहीं, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तीनों टर्म्स को, है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद जो फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रल करेंगे। देखिए एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5, और 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर माइनस के 2, साथ में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दीजिए एक्स की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो 5 है तो 5 कॉन्स्टेंट टर्म है, और जहाँ कॉन्स्टेंट होगा वहाँ एक्स आएगा, क्लियर है ना बात? तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4 इंटू एक्स की पावर -1 है। ठीक, हमने क्या कहा कि अगर x की पावर n का रूल है तो पावर n जो है उसमें एक प्लस करना है, और जो पावर बनेगी n+1 उसे बटे में लेके आना है। यहाँ n की जगह -2 है तो हम करेंगे क्या, -2 में एक प्लस करेंगे और जो बनेगा उसे अपॉन में ले आएंगे। तो ध्यान दीजिए x की पावर -2 में एक प्लस करोगे तो बनेगा -1 और बटे में लिखोगे -1, साथ में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c डालोगे। अब आगे देख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये टर्म क्या बनेगी, माइनस पावर है, नीचे ले आएंगे माइनस माइनस प्लस, तो 4 अपॉन एक्स लिख देंगे, साथ में प्लस के 5x, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 है i इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट x, साथ में dx तो आएगा। देखिए क्या करना है, वही अप्रोच रहने वाली है। अपॉन में क्या है, रूट x। रूट x का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? रूट x का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये जो रूट है ना इसे पावर में करके डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये फंक्शन का अपॉन में जो वैल्यू है ना ये हट जाएगी, फिर इजीली हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे। हम करने वाले हैं एक्स क्यूब अपॉन में रूट एक्स प्लस के 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, साथ में चल रहा है हमारा dx। अब देखिए रूट एक्स का मतलब है पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, ऊपर है पावर 3। अब 3 पावर में से जब 1/2 माइनस करोगे, 3 2 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5/2। तो क्या लिखने वाले हैं हम पावर? हम लिखने वाले हैं यहाँ पर x की पावर 5/2। यहाँ देखिए अपॉन में रूट एक्स है, ऊपर x है तो कितनी बार कैंसिल होगा, रूट एक्स बार, मतलब ऊपर पावर बच जाएगी x की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू रूट एक्स अपॉन में है, मतलब x की पावर 1/2 है नीचे, ऊपर लेकर के जाएंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। अब ये बात तो किसी को नहीं है, पता नहीं कि कैसे हुआ ये, क्योंकि हमें पता है। देखो अगर अब 1/a की पावर m लिखा है तो 6 क्लास वाली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। a की पावर m है तो ये ऊपर जाएगी तो ये बनेगी a की पावर -km। बहुत ईजी है ना। अगर इसमें भी डाउट है तो देखिए मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोगों को। अब इसका करना है हमें इंटीग्रल, कर दीजिए। x की पावर 5/2 है, एक प्लस करना है। अब 5/2 में जब एक ऐड करोगे तो ध्यान देंगे 5/2 प्लस 1 करेंगे, 2 1 2 और 5 7/2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x की पावर 7/2, अपॉन में भी लिखेंगे 7/2 प्लस 1/2 में हाफ में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। तो हम लिखने वाले हैं इसे 2 1 2 और 1 3। तो हम लिखेंगे x की पावर 3/2, अपॉन में आएगा 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 है। अब -1/2 में जब प्लस का 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2 आएगा। तो हम इसे लिखने वाले हैं x की पावर 1/2, अपॉन में भी आएगा 1/2, साथ में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c डाल देंगे। अब यहाँ जो बटे की वैल्यू इन्हें लिख देंगे हम इस तरह से 7/2/7, एक्स की पावर 7/2 प्लस, देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस ये आ जाएगा 4 2 8, एक्स की पावर 1/2 और प्लस c। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा
लिख देते हैं 13 क्वेश्चन है बेटा, आई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 1 अपॉन में है एक्स माइनस 1, इसका करना है हमें इंटीग्रल। इस बार पावर अपॉन में जो है वो एक फैक्टर फॉर्म में है ना, एक्स माइनस 1 है। अब देखिए क्या ऊपर एक्स माइनस 1 बन सकता है? हाँ इजीली बन सकता है। देखिए पहली दो टर्म है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो बनेगा एक्स माइनस 1 और आगे भी क्या है एक्स माइनस 1, तो ईजिली हम एक्स माइनस 1 को कॉमन लेकर के इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 आएगा प्लस के 1 कॉमन एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या है बेटा एक्स माइनस 1, साथ में डी एक्स ऐसे ही चलेगा, डी एक्स लगाना नहीं भूलना है। अब हम क्या करेंगे एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे अपॉन में है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो होगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल निकालना है एक्चुअल में, ठीक है। तो ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर पावर 2 है, एक पावर ऐड करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का हो जाएगा एक्स और साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। रूट एक्स क्या है? देखिए आपकी अभी शुरुआत है, आप सीख रहे हैं इन्हें, तो आपको थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे इनका रिवीजन करोगे तो बहुत आसान लगेंगे। रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अब पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2, यहाँ पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई की जाती है तो बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है, तो यहाँ पर पावर 1 है और आगे है पावर 1/2, तो 1 में 1/2 ऐड करते हैं तो आता है 3/2। तो देख लेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3/2 साथ में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करना है, बहुत आसान है। एक्स की पावर n का रूल लगेगा, n+1 अपॉन में n+1। तो ध्यान देंगे 1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 3/2, अपॉन में भी लिखेंगे 3/2 माइनस। अब 3/2 में 1 ऐड करोगे तो आएगा कितना 5/2। देखिए 3 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा 5/2, तो x की पावर 5/2 अपॉन में भी लेंगे 5/2, साथ में देंगे एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब स्वेच्छ चर। अब ये क्या बताता है? देखिए जब हमने डिफरेंशिएशन करके फंक्शन आया होगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा, संभावना है इस बात की, जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा, है ना, इसलिए हम एक कांस्टेंट जरूर देंगे साथ में। तो ये आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस के 2/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस c। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3 साथ में dx। तो इसी के जैसा क्वेश्चन है, आसान है, इसे खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जा करके पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, करा देते हैं। फिर भी 2 कॉन्स्टेंट ऐसी रहने दो, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा x²/2, पावर 1 है ना, तो एक और प्लस कर देंगे माइनस के 3। अब ये जो cos x है, cos x किसका डेरिवेटिव होता है? कन्फ्यूजन की स्थिति है। cos x डिफरेंशिएशन होता है साइन का, तो cos x का एंटीडेरिवेटिव क्या हुआ? साइन हुआ, मतलब cos का इंटीग्रल क्या होता है? साइन होता है। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर cos का जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन x प्लस e की पावर x का होता है e की पावर x, साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार ये आंसर बन जाएगा आपका। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू, ये भी आई इज इक्वल टू है 2x² माइनस के 3 sin x प्लस के 5 रूट x, साथ में आएगा स्टूडेंट्स dx। अब इसका इंटीग्रल देख लेते हैं क्या होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये जो है 2x² है, पावर 2 है, एक प्लस करेंगे 3 हो जाएगी और अपॉन में 3 आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 × x³ माइनस 3। अब साइन x किसका होता है? साइन x होता है किसका? माइनस कोस x का डेरिवेटिव, माइनस कोस x का डेरिवेटिव होता है साइन x। तो क्या हो जाएगा? साइन x का डेरिवेटिव माइनस का कोस x हो जाएगा। तो हम लिखने वाले हैं माइनस का कोस x प्लस 5 ×
रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। अब 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, उसे अपॉन में लिख देंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, साथ में एक कॉन्स्टेंट सी देंगे। अब इसे सोल्व करके लिख सकते हैं हम 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू कोस एक्स, ये जाएगा 2 5 जा 10, ऊपर जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा अपॉन में 3। अब ये जो x की पावर 3/2 है ना, तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x की पावर 3/2 को लिख सकते हो x इंटू एक्स की पावर 1/2, मतलब x इंटू रूट एक्स भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं x इंटू रूट एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो देखिए इस नॉर्मली देखने से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, लेकिन सोल्व कर कर देखें तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ sec x, यहाँ sec x, अगर sec x के अंदर मल्टीप्लाई की जाए तो sec स्क्वायर x बनेगा, और हमें ये पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, 10x होता है। ठीक, और आगे देखिए sec x की मल्टीप्लाई 10x में करेंगे तो आएगा sec x इंटू 10x, और हमें पता है sec x इंटू 10x किसका होता है, sec x का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस के sec x इंटू 10x dx। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 10x, और sec x इंटू 10x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है sec x और प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा sec स्क्वायर x अपॉन में कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। ये जो sec स्क्वायर x है इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, और ये जो कोसेक स्क्वायर x है इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, साथ में dx। अब 1 अपॉन हमें रूल पता है कि अगर a अपॉन बी हो और अपॉन में c अपॉन डी हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाला फंक्शन तो ऐसे ऊपर वाली जो भिन्न है उसे ऐसे रहने देते हैं फ्रैक्शन को, और अपॉन वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं इस तरह से। ठीक, तो हम कह सकते हैं अपॉन में जो वैल्यू है वो नीचे वाली तो ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ध्यान देंगे किस प्रकार लिख सकते हैं हम इसे कवर करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स तो ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों, तो क्या आ जाएगा ये कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये क्या बना, साइन अपॉन कोस होता है 10, स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। अब दिक्कत की बात ये है यहाँ पर कि 10 स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल हमें फाइंड नहीं है, तो क्या करेंगे हम, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का फाइंड है। तो याद कीजिए 10th क्लास में पढ़ाई गई थी आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएँ क्या हैं। जो थर्ड सर्वसमीका थी वो क्या थी, वो थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ से अगर 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली जाए तो वो आ जाएगी बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं किससे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है 10x का होता है, तो यहाँ आ जाएगा 10x और 1 की जगह आ जाएगा x, सॉरी माइनस है बीच में, प्लस c। इस प्रकार बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 में कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए क्वेश्चन को देखकर कुछ समझ में आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया होगा लेकिन मेरे बताने से आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये 2 माइनस 3 साइन एक्स है और अपॉन में क्या पढ़ा है कोस स्क्वायर एक्स। अपॉन वाला कोई रूल हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो सबसे पहला काम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लगाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब अलग अलग बांटेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स आएगा।
अब ये जो 2/cos² x है ये हो जाएगा 2 sec² x माइनस का 3, इसे लिखेंगे देखो हम 1/, देखो ये जो है अपन में cos² x है तो एक cos को तो ले लेंगे, साइन के बटे में तो tan बन जाएगा, और 1/cos को ऐसे ही रहने देंगे, वो ऊपर जाके बन जाएगा sec। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 sec x tan x साथ में dx। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 2 sec² x जो होता है ये tan x का डिफरेंशिएशन होता है ना, तो sec² x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, tan x होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 tan x। अब sec x tan x है, sec x tan x का क्या होता है, sec x होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर sec x प्लस c। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इंटीग्रल के फॉर्मूले याद कर लीजिए, या आप ये याद कर लीजिए कि कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर है sec² x, तो आपको पता होना चाहिए कि sec² x एक्चुअल में किसका डेरिवेटिव है, तो tan x का डेरिवेटिव है। तो sec² x tan x का डेरिवेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि sec² x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, tan x होगा। क्लियर है ना बात, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल। अब इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये है √x + 1/√x का प्रति अवकलज याद कीजिए, मतलब इंटीग्रल ही निकालना है, ऐसा लिख सकते हैं हम dx। तो देखिए √x का मतलब क्या है, √x का मतलब पावर 1/2। सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिए x की पावर 1/2 1/x की पावर 1/2 साथ में dx है। अब x की पावर 1/2 का क्या होगा, चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करके, अगर समझ में ना आ रहा हो तो। अब यहाँ पावर है 1/2, अब ये ऊपर जाएगी तो हो जाएगी x की पावर माइनस से 1/2। अब x की पावर 1/2 का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, एक प्लस करेंगे पावर, तो x की पावर 1/2 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 3/2, अपोन में 3/2 आएगा, प्लस माइनस 1/2 पावर में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 1/2। तो हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 अपोन में 1/2 प्लस c आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 × x की पावर 1/2 प्लस c। इस प्रकार आसानी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इफ d/dx fx = 4x³ माइनस के 3/x की पावर 4। आगे कुछ कंडीशन दी है जिसमें या ऐसे लिख लेते हैं, ये है f2 = 0 और कहा है fx की वैल्यू बता दो। f2 = 0 है और fx की वैल्यू पूछिए, ठीक है ना। हाँ तो देखिए हमें ये पता है कि fx का जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, fx का जो डिफरेंशिएशन है वो ये है। अब हमें ये पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर हम इसे ऐसे लिख लें, fx = 4x³ माइनस के 3x की पावर 4 × dx लिख सकते हैं ना। अब हम करने वाले हैं दोनों ओर का इंटीग्रल, मतलब हम इसका लेने वाले हैं प्रति अवकलज। देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल अगर एक साथ आएंगे तो दोनों ही हट जाते हैं और फंक्शन आ जाता है। तो हम लिखेंगे दोनों ओर का एंटी डेरिवेटिव लेने पर, या इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स लिख सकते हैं हम। तो यहाँ इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये fx आ जाएगा और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा x की पावर 4 × dx। अब इजीली हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ध्यान देंगे x की पावर 3 है तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपोन में 4 माइनस के 3 × x की पावर 4 है, ऊपर जाकर बनेगा x की पावर -4। अब -4 में जब एक ऐड करोगे तो कितना होगा, -4 में जब एक ऐड करोगे तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, क्या आएगा -3 आएगा, यहाँ लिख लो। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल और साथ में एक कांस्टेंट दोगे c, x की पावर 4 माइनस के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
एक्स की पावर माइनस के 3 बनेगा, हम लिख सकते हैं 1/x³ और प्लस में चल रहा है हमारा सी। हमसे fx की वैल्यू पूछी है ना, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सी नहीं है। सी की वैल्यू की जगह एक कोई वैल्यू दी गई है ना, सी की वैल्यू दी गई है। अब सी की वैल्यू क्या होने वाली है इसे चेक करते हैं। अब एक कंडीशन दे रखी है कि f2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो हम लिखने वाले हैं पुट x = 0। जब x = 0 पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, x = 2 पुट करना है, सॉरी, x = 2 पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, सिंस लिख लेंगे चूँकि। तो हम क्या करने वाले हैं, f2 लिखेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 0। यहाँ वैल्यू आएगी 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 और प्लस c। और f2 की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे। 2 की पावर 4 मतलब 2 2 4 2 8 2 16, और यहाँ आ जाएगा 8 और प्लस c। इनका ले लेंगे हम एलसीएम, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 6 48 का 8 4 कैरी 128 प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा, और इक्वल में चल रहा है 0। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा c + 129/8 = 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी 129/8। इसे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब हमसे fx की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, देखिए, तो हम कर सकते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो fx की वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 129, सॉरी ये माइनस का आएगा, 129/8। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट की। आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।